कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था घटना चक्र दृष्टि का 2 घंटे का ट्रेलर। तो देखिए अब ट्रेलर से तो काम चलेगा नहीं। ट्रेलर के बाद में होता क्या है कि बच्चों को एक उत्सुकता रहती है अंदर से कि हाँ किस दिन अब ये रिलीज़ होने वाली है फिल्म। तो देखिए फ्रेंड्स, आज इसका पहला एपिसोड रिलीज़ होने वाला है, यानी करंट अफेयर का पहला एपिसोड आज रिलीज़ होगा। उस एपिसोड का नाम है राष्ट्रीय परिदृश्य। क्लियर है? तो ये पूरी सीरीज़ हमारी करंट अफेयर की 4 से 5 एपिसोड में आपके ख़त्म हो जाएगी। तो ये एपिसोड देखिए, ना तो मूवी वाला एपिसोड है और ना ही आपका ड्रामा वाला एपिसोड है। तो ये एपिसोड है आपका करंट अफेयर्स का। तो आपको 5 एपिसोड देखने डेली, एक एक 2-2 घंटे का, जितने का भी बनेगा वो हम देख ली। लास्ट में पता लग जाएगा कितने घंटे का ये एपिसोड बना है। स्टार्टिंग से पहले कोई नहीं बता सकता कि कितने टाइम का ये एपिसोड बन सकता है, लेकिन एक आइडिया लगा सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटे के बीच में इसको हम कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए पहली बात तो ये कि आप सभी का, जो भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट से हों, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर आसाम, या फिर दिल्ली वगैरह, या हरियाणा, किसी भी स्टेट से आप हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके से रेस्पॉन्स कर रहे हो उससे बहुत ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि हम काम कर रहे हैं टाइम पर। तो जिससे देखिए आपका रिजल्ट रहेगा तो हमारा भी एक नाम रहेगा। आप कहीं पे भी बोलने लायक रहेंगे कि हमने वाला चीज़ वहाँ से पढ़ी थी, ये चीज़ वहाँ से देखी थी और हमें गाइडेंस वहाँ से मिला था। तो आप अपने किसी भी छोटे बच्चों को या अपनी फैमिली में या अपने रिलेटिव्स में आप बता दोगे कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मोटिवेशनल जितना भी है वहाँ पे वो फ्री में सारा कुछ मिल जाता है। काउंसलिंग वगैरह सब कुछ फ्री में मिल जाती है, मटेरियल वगैरह सब कुछ फ्री में मिल जाता है। सही है? तो देखिए ये चीज़ आपको बोलनी थी, क्योंकि हमारे पास तो रिकॉर्ड रहता ना कि कौन से मतलब कहाँ से कितने लोग देख रहे हैं और कितना देख रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं, कितना उसको शेयर कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इसको एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। तो ये कब लॉन्च की गई थी? ये 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये लॉन्च की गई है। अब ये पूछा जा सकता है आपसे, ये किससे रिलेटेड है? हाल ही में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो इस योजना का देखिए क्या है कि ये पारंपरिक शिल्पकारी से रिलेटेड है। किससे? यहाँ तो दे देगा आपको, पारंपरिक शिल्पकारी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या क्या आएगा कि जितने भी ये जिनको कौशल प्राप्त है तो उन व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा इस योजना के तहत। और कौन कौन से जो समुदाय हैं वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं? तो ओबीसी समुदाय, बुनकर समुदाय, स्वर्णकारों को, लोहारों को, और धोबियों तथा नाई को इसमें सशक्त बनाएगी ये स्कीम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये स्कीम किस टाइप की स्कीम है? तो ये केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। और ये कब से कब तक लॉन्च ये जारी की गई? तो 5 वर्ष के लिए है, 2023-24 से लेकर 27-28 तक ये है। और कितना पैसा इसमें खर्च किया जाएगा? तो ये 13,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। अब इसका उद्देश्य देखिए, कभी कभी उद्देश्य पूछता है एग्जामिनर कि इस स्कीम का उद्देश्य क्या है। तो अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों व शिल्पकारों तथा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित पेशे को बढ़ावा देना है इसमें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें देखिए होगा क्या कि कारीगरों को, ये शिल्पकारों को एक पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इसके साथ में एक पहचान पत्र भी दिया जाएगा। और क्या होगा कि 5% की ब्याज दर पर, 5% की ब्याज दर पर पहले जो किस्त होगी वो 1 लाख रुपए की दी जाएगी इन्हें, दूसरी किस्त दी जाएगी 2 लाख रुपए की, तो कुल मिला के 3 लाख रुपए की, मतलब यहाँ पे ये ऋण की सहायता प्रदान की जाएगी इन्हें। कितने की? 3 लाख की। पहली किस्त कितने की? 5 की, सॉरी 1 की। दूसरी कितने की? 2 की। और कितना परसेंट ब्याज पर? 5% ब्याज पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि कितने पारंपरिक व्यवसाय को इसमें शामिल किया गया है, फिर भी आप देख लो कि 18 पारंपरिक व्यवसाय हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। क्लियर है? 18 हैं। अब कौन कौन से तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना। ये क्या है? तो देखिए क्या है कि देश भर में 1339 स्टेशनों के पूर्ण विकास करना है इसमें। कितना? 1309 स्टेशनों का पूर्ण विकास करना है इसमें। किसके तहत?
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो देखिए अब हमारा देखिए आप ये है कि आप कहीं से भी मैगज़ीन लेके पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करती है। बहुत से जो नए फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो वो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ऐसे करके इसको अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद वो इसको अंडरलाइन करेंगे, फिर इसको अंडरलाइन करेंगे, फिर इसको अंडरलाइन करेंगे। तो पता लग गया कि फिर अंडरलाइन करने को छोड़ा ही क्या है उन्होंने। तो कौन सी चीज़ अंडरलाइन करनी है, कौन सी चीज़ अंडरलाइन नहीं करनी है, तो ये आपको पता लगता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी प्रीलिम्स में पूछी जाएगी, कौन सी मेंस में पूछी जाएगी। क्लियर है? तो सिर्फ ये बात बताने के लिए हम आपको ये सीरीज़ करा रहे हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी पूछी जाएगी, कौन सी नहीं, इसका भी पता लग पाएगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि इसमें आपको एक नया आइडिया भी होगा, क्योंकि आप अपने माइंड से चीज़ों को देखते हैं और जो पढ़ाने वाला व्यक्ति होता है वो अपने माइंड से चीज़ों को पढ़ाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाता रहा है। तो आपको ये एक तजुर्बे के बाद ही आएगा। जब आपको तजुर्बा हो जाएगा, कई 2 4 5 एग्जाम दे लोगे या फिर प्रीवियस ईयर 15-20 साल के पेपर देख लोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो देखिए ये करंट अफेयर की सीरीज़ किसी भी एग्जाम के लिए, आपका राजस्थान हो, बिहार का हो, यूपी का RO ARO हो, या यूपी SSC का पैट एग्जाम हो यूपी का, या फिर DSSB का हो, जहाँ भी करंट अफेयर पूछा जाएगा वहाँ पे ये पूरी सीरीज़ आपको काम आने वाली है। तो देखिए अब कभी पूछा जा सकता है कि ये योजना कौन सी डेट को लॉन्च की गई थी, तो 6 अगस्त को लॉन्च की गई थी। ये योजना का नाम आपको पता ही है कि अमृत भारत स्टेशन योजना इसका नाम है। तो पहले बार में क्या होगा, कितने स्टेशनों को लिया जाएगा, तो 508 रेलवे स्टेशनों को इसमें पहली बार में लिया जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या देखना है, अगर आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप बताओगे कि इस योजना के तहत यूपी के कितने रेलवे स्टेशन शामिल किए गए, तो यूपी के 55 है। अगर आप राजस्थान का RPSC देने जा रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितने स्टेशनों को शामिल किया गया, तो ये भी 55 है। अगर आप बिहार PCS का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 49 है यहाँ पे। और मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश का डाटा देख लें, और असम वाले असम का डाटा देख लें, और झारखंड में जो भी एग्जाम है झारखंड वाले ये डाटा देख लें, हरियाणा वाले ये डाटा देख लें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, अब कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, तो 24,470 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023। तो किसने निकाली है? ये निकालती है नीति आयोग। कौन? नीति आयोग निकालता है इसको। नीति आयोग निकाला है किसको? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगर वहीं पर बात करते हैं हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये कौन निकालता है? ये निकालता है UNDP। चलिए आगे चलते हैं। अब एक फैक्ट और बता दूं आपको कि UNDP जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो कब से निकाल रहा है, तो ये निकाल रहा है 2010 से निकाल रहा है इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके देखिए 3 आयाम कौन कौन से होते हैं, एक तो स्वास्थ्य होता है, दूसरा शिक्षा होता है, और तीसरा जो है रहन सहन या जीवन का स्तर होता है, लिविंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर दे दिया कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग एक नोडल मंत्रालय है। नीति आयोग नोडल मंत्रालय, नीति आयोग ये नोडल एजेंसी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, तो इसमें कितने हैं? इसमें 12 संकेतकों को लिया गया है, आधार बनाया गया है। अभी ये नई रिपोर्ट है, आपको इसलिए देखना है जो चीज़ देखनी है। देखिए तो ये द्वितीय संस्करण है इसका। कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है इसका। ये पहला संस्करण आया था इसका 1921 में आया था, 2021 में, चलिए नेक्स्ट है। अब इस रिपोर्ट में डाटा कौन सा लिया गया, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का ये डाटा लिया गया है, उस पर आधारित है ये। अब कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं इसमें? 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हैं, और 707 प्रशासनिक जिले का इसमें डाटा लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट करना है, जो चीज़ बताने वाली अब आई वो सामने, कि देखिए 2015-16 से 19-21 के बीच में देश में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग, या फिर अगर मिलियन में पूछे तो 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, यानी कि गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने लोग गरीबी रेखा से भारत में बाहर आए हैं, तो 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अब इनमें ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग बाहर आए हैं गरीबी से। वहीं BPSC वाले ध्यान रहे इसको कि 2.25 करोड़
लोग इससे बाहर आए हैं गरीबी से। मध्य प्रदेश वाले एग्ज़ाम में जो भी देने जा रहे हैं तो ये देख लें 1.36 करोड़ लोग बाहर आए हैं इससे। अब चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें बहुआयामी गरीबी में लोगों की संख्या 24.85% थी 2015-16 में, जो अब घटकर कितनी हो गई, तो ये हो गई 14.96% गरीब लोग भारत में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है कि देखिए कितने परसेंट की कमी आई है, तो इसमें 9.89% की कमी देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में कितने थे, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी थी वो 32.59 थी 15-16 में, जो अब घट कर रह गई ग्रामीण क्षेत्र में 19.28। और शहरी क्षेत्रों में अगर हम बात करें गरीबी की तो अब घट कर रह गई है 5.27। अगर पूरा हम भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक का मूल्य देखें तो 0.117 से घटकर रह गया 0.066। तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर अभी भी सबसे ज़्यादा गरीबी है। तो बीपीएससी वाले कोई भी एग्ज़ाम देने वाले इसको ध्यान रहे, पहले नंबर पर इसमें बिहार है। बिहार में 15-16 में गरीबी थी 51% और अब रह गई है घटकर जो है 33.76%। बीपीएससी में डायरेक्ट ये डाटा पूछा जाएगा, जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भाई इसको रट लो जरा, 33.76। जो भी झारखंड में एग्ज़ाम है तो उसमें झारखंड में पूछा जा सकता है झारखंड में कितने रह गई है अब गरीबी, तो 28.81%। वहीं बात करें मेघालय की तो मेघालय में 27 है। लेकिन आपको देखना जो भी आर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का डाटा उनके माइंड में रहना चाहिए, दोनों ही वाला भी ये भी। अभी कितने यूपी में गरीबी है, तो यूपी में 22.93% गरीबी है यूपी में, और ये 15-16 में थी आपके 37.68%। मध्य प्रदेश वाले इस डाटा को ध्यान रहे। आपका देखिए जो भी आपका एग्ज़ाम है आप उस डेटा को ज़्यादा ध्यान रहे जो मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको सारा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, टॉप वाले 2-3 तो आपको याद करने पड़ेंगे। टॉप पे पहले में बिहार है, दूसरे पे झारखंड है, तीसरे पे मेघालय है। यूपी का पूछा है तो यूपी के एग्ज़ाम में 22.93 है। और वहीं बात की जाए केरल की तो केरल में सबसे कम गरीब है, कितने 0.55% गरीब है यहाँ पे, यानी कि आधा आदमी गरीब है केरल में। क्लियर है। और यूटी में अगर सबसे ज़्यादा गरीबी की बात देखी जाए तो यूटी में सबसे ज़्यादा गरीबी है आपके दादर नगर हवेली और दमनदीप एक ही हो गए, तो यहाँ पर गरीबी है 9.21%। पुडुचेरी में सबसे कम गरीबी है 0.85% गरीबी है पुडुचेरी में। चलिए नेक्स्ट है। देखिए अब ये डेटा पूछा गया सबसे तेज कमी कौन से उसमें हुई है गरीबी में, तो पहले नंबर पर है इसमें उत्तर प्रदेश, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे मध्य प्रदेश। अब ये देखिए 2015-16 एवं 19-21 के मध्य बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में कमी वाले 5 राज्य आपको बताने हैं। अब ये देखिए ये परसेंट में कमी वाले बताने हैं आपको। वैसे अगर हमें टोटल में देखें तो टोटल में सबसे ज़्यादा कमी यूपी में दर्ज की गई थी 3.43, लेकिन अगर आपसे परसेंटेज में पूछने लगे कि परसेंटेज में बताओ सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, तो बिहार में सबसे नंबर 1 पे परसेंटेज में 18.13% कमी हुई है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, 15.94% कमी हुई है यहाँ पे। तीसरे नंबर पर आपको उत्तर प्रदेश है तो 14.75% कमी हुई है। राजस्थान का पीसीआर जो भी देने जा रहे हैं तो इसमें परसेंटेज में कितनी कमी हुई है, 13.56% कमी हुई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदर एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा ये। तो देखिए बिहार का डाटा है, तो बिहार में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी वाला जिला कौन सा है, तो अररिया में गरीबी है 52.7%। वहीं पूर्णिया में गरीबी है 50.70%। और न्यूनतम कहाँ पे गरीबी है, तो सिवान में है 17.7, मुंगेर में 21.63। तो दो आप याद कर लो काफ़ी है। अदर स्टेट वालों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है याद करना। देखिए जो भी उत्तर प्रदेश का आर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए वो ये 2-3 डेटा देख लें कि सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पे है, तो गरीबी है सबसे ज़्यादा बहराइच में 54.44% गरीबी है। उसके बाद श्रावस्ती 49.62। सबसे कमी कहाँ पे गरीबी कम कहाँ पे है, तो यहाँ पर गाजियाबाद में, उसके बाद में लखनऊ में। क्लियर है। बहराइच और गाजियाबाद, श्रावस्ती, लखनऊ, आपको चारों ये डेटा पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इसके मध्य में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बहुआयामी गरीबी संख्या में सबसे ज़्यादा कमी हुई है, कितनी 29.64% की कमी दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट है वैभव फेलोशिप योजना। तो देखिए ऐसी योजनाओं के बारे में पहले क्या पूछता है, पहले किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है उसकी डेट के कब लॉन्च की गई थी ये, तो ये इस टाइम पे लॉन्च की गई थी। तो ये लॉन्च तो अभी की गई है, लेकिन ये इस टाइम पे पहले जिक्र किया गया था इसका कि अक्टूबर 2022 में, कहाँ पे, ये एक प्रवासियों का सम्मेलन हुआ था
प्रवासी एवं निवासी भारतीय शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों का एक आभासी सम्मेलन हुआ था, तब बात की गई थी। तो अब हुआ क्या है कि केंद्र सरकार ने इसे लागू करने के लिए 15 जून 2023 को वैभव फेलोशिप कॉल 2023 की घोषणा की है। अब ये किससे रिलेटेड है, ये भी एग्जामों में पूछा जाता है। अब ये देखिए किससे रिलेटेड है, उद्देश्य क्या है इसका। तो इसका उद्देश्य है भारत के उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान परितंत्र में सुधार करना है, यानी कि रिसर्च इकोसिस्टम में सुधार करना है। तो आपको पता होना चाहिए ये वैभव, ये फेलोशिप, ये रिसर्च से रिलेटेड है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब कौन कौन से रिसर्च से रिलेटेड है, इसमें आपको ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो कि कितने क्षेत्रों में, 18 ज्ञान ये के कार्य क्षेत्रों में रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए माहिर मिशन है। माहिर मिशन क्या है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो ये क्या है, ये हाई इम्पैक्ट रिसर्च है। तो इसमें रिलेटेड, इससे रिलेटेड डाटा कौन कौन सा, देखिए इसका स्वरम किस मंत्रालय ने किया, तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लाया गया। तो 2 मंत्रालय हैं इसमें, दोनों का पता होना चाहिए। इस मिशन को कब से कब तक के लिए लाया गया है, तो देखिए 2023-24 से 27-28 के लिए, यानी कि 5 वर्षों के लिए ये मिशन लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु विनिर्माण केंद्र बनाना है। क्या, उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में हो सकता है इसकी अध्यक्षता पूछ ले कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत मंत्री और नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये फसाई द्वारा जारी किया जाता है। इसको भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण भी कहते हैं। क्लियर है। तो ये कब जारी किया गया है, ये 7 जून को जारी किया गया। तो 7 जून को क्या होता है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। तो प्रथम संस्करण कब जारी किया था, तो 2019 में जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी कौन सा संस्करण है, तो अभी इसका ये 5वां है। ये कौन सा, 5वां। अब ये देखते हैं कि टॉप पर कौन राज्य रहे हैं। तो बड़े राज्यों में टॉप पर अगर रहने की बात करें तो पहली रैंक मिली है आपको केरला को, दूसरी रैंक पर रहा है पंजाब, तीसरी रैंक पर रहा तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश वाले आर वाले देख लें कि यूपी की रैंक रही है इसमें 5वीं। परसेंटेज में देख लें कि यूपी को कितने अंक मिले, 52.5 अंक। तो इनमें से 3 तो आपको पता होने चाहिए, हो सकता है सीक्वेंस रख दें आपको, सीक्वेंस में आप फिर कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा इसमें पूछा गया है। क्लियर है। तो अब इनको 3 ऊपर के याद रखने हैं। यूपी का एग्जाम जो देने जा रहे हैं वो आपको यूपी की रैंक आपको याद रखनी है, यूपी की रैंक कितनी है। अब देखिए जो भी बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं पीसीएस का, वो उनको याद रखना कि बिहार की रैंक कितनी है। तो बिहार 19वें स्थान पर है, कुल अंक कितने इसके 20.5। अब छोटे राज्यों में देख लेते हैं टॉप पर कौन है। छोटे राज्यों में 2 देख लो, वही काफ़ी है। पहले नंबर पर गोवा है, दूसरे नंबर पर मणिपुर है। चलिए नेक्स्ट। अगर छोटे राज्यों में अंतिम पे पूछे तो अंतिम पे मिजोरम है। वहीं अगर यूटी की बात करें आपसे कि यूटी में बताओ कौन शीर्ष पर है, तो पहले नंबर पर आपका जम्मू कश्मीर है, दूसरे पर है दिल्ली। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें लक्षद्वीप का स्थान अंतिम है, लक्षद्वीप का स्थान जो है इसमें अंतिम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 ये क्या है, तो ये स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जारी किया है। किसने, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने। उद्देश्य क्या है इसका, तो निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक है ये, यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है ये। तो इससे रिलेटेड और क्या दे सकते हैं, देखिए तो कितने इसमें ग्रेडों को शामिल किया गया, तो 10 ग्रेडों को इसमें शामिल किया गया है। उच्च ग्रेड को क्या कहते हैं, दक्ष कहते हैं। अब इसमें देखना कि कौन सी ग्रेड में कौन सा स्टेट रहा है, तो बाकी तो इसमें कुछ काम का नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, सॉरी वो पिछला पढ़ लिया था इसमें। चलिए देखिए, अब देखिए इस ग्रेड में क्या है कि दक्ष में कोई भी स्टेट नहीं आया है, ना ही उत्कर्ष में कोई स्टेट आया, ना तो अति उत्तम में, ना उत्तम में, ना प्रचेष्ट 1 में। और प्रचेष्ट 2 पूछा जा सकता है आपसे, प्रचेष्ट 2 में कौन कौन राज्य इसमें आए हैं। तो देखिए पहला तो आपका चंडीगढ़ आया है, दूसरा आया ये पंजाब। तो चंडीगढ़ राज्य नहीं है, तो ये पंजाब एक राज्य है, बाकी यूटी है। क्लियर है। तो अब पूछा जा सकता है आपसे प्रचेष्ट 2 में, तो जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अपने राज्य को ध्यान रखें जहाँ का भी एग्ज़ाम है। जो गुजरात पीसीएस दे रहे हैं वो देख लें अपना, महाराष्ट्र पीसीएस वाले दिल्ली में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए। दिल्ली कैपिटल है तो सबको पता होना चाहिए दिल्ली का, दिल्ली कहीं भी पूछा जा सकता है। तो प्रचेष्ट 3 में दिल्ली है। और वहीं पर बात किया है तो आकांक्षी 1 में
आकांक्षी वन में ध्यान रहे, जो भी राजस्थान का पीसीएस देने जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि राजस्थान किस में आता है, तो आकांक्षी वन में आता है राजस्थान। हरियाणा वाले भी देख लें, हरियाणा भी आकांक्षी वन में आता है। जो भी यूपी का और ये उत्तराखंड का और बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि ये स्टेट कहाँ कहाँ पे आते हैं। तो बिहार आपका आकांक्षी 2 में आता है, उत्तराखंड आकांक्षी 2 में आता है, आपका ये उत्तर प्रदेश आकांक्षी 2 में आता है, तो 3 और झारखंड भी आकांक्षी 2 में आता है। तो ये 4 स्टेटों के हम अगर देखें तो 4 स्टेट बड़े बड़े जो जहाँ पे भी एग्ज़ाम भी होने जा रहे हैं, तो ये चारों आकांक्षी 2 में आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है NIRF, ये इंडिया रैंकिंग्स 2023। तो ये किसने निकाली है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। कौन से, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के। तो ये प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था, 2016 में जारी किया गया था। कभी कभी प्रथम भी पूछ लेता है। तो कितनी श्रेणियों में जारी की जाती है, 5 श्रेणियों में जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 श्रेणी पता होनी जरूरी नहीं है, समग्र, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान, नवाचार, लेकिन कितने विषयों में, 8 विभिन्न विषयों में ये जारी की जाती है। एक चीज़ और आपको बताने की है कि इस बार नए विषय को शामिल किया गया है, वो कौन सा है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को इस बार पहली बार शामिल किया गया है। एक चीज़ और, नवाचार श्रेणी में रैंकिंग प्रथम बार जारी की गई है। तो पता होना चाहिए कि आपको नवाचार में रैंकिंग में किसको दिया गया है। तो देखिए, अगर आप बात करें ये इंडियन रैंकिंग्स में शीर्ष संस्थान द्वारा समग्र श्रेणी की अगर बात करें, तो पूछेगा आपसे कि समग्र श्रेणी में किसको पहला रैंक मिला है, तो IIT मद्रास को पहले रैंक मिली है लगातार 5वीं बार। दूसरे नंबर पर है भारतीय विज्ञान संस्थान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी के कानपुर की रैंक कितनी आई है, तो कानपुर की 5 रैंक आई है इसमें। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टॉप 10 में उत्तर प्रदेश का केवल एक ही संस्थान है, कानपुर। और अगर आप बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए IIT पटना की कितनी रैंक आई है, तो इसकी पटना की रैंक आई है 66वीं रैंक। स्कोर इसको प्राप्त हुआ है 49.79। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर कॉलेज में बात करें तो मिरिंडा हाउस की इसमें पहली रैंक है, कॉलेज में मिरिंडा हाउस की पहली रैंक है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नवाचार श्रेणी में आपको पता होना चाहिए कि IIT कानपुर का आया, तो नवाचार नई श्रेणी है तो ये पूछी जा सकती है। बाकी तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। विधि का पता होना चाहिए, नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की इसमें पहली रैंक आई है। चलिए नेक्स्ट है। नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है अभी, तो अब इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं कौन कौन से फैक्ट हैं। देखिए, किस डेट को, वो आपको पता ही, UPSC का प्रीलिम्स था जिस डेट को ये हुआ था, तो आप तो कभी भूलेंगे नहीं इसको। किसने किया है, नरेंद्र मोदी द्वारा किया है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस डेट को, इसके उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का या डाक टिकट क्या जारी किया गया था, तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया था, और इसके साथ में स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ये सिक्का है 75 रुपये का जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट है। अब इसमें देखिए, स्पीकर के जस्ट बगल में एक पवित्र सेंगोल लगाया गया है। क्या लगाया है, सेंगोल लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट है। अब इसको डिज़ाइन किसने किया था, तो इसको डिज़ाइन किया था HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इसका वर्ग मीटर क्षेत्रफल कितना है, तो 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र है इसका। अब इसमें 3 द्वार बनाए गए हैं, तो आपसे ये पूछ लगा एग्जामिनर कि इनमें से कौन सा इसका द्वार नहीं है। तो पहला द्वार हो गया ज्ञान द्वार, दूसरा द्वार हो गया शक्ति द्वार, तीसरा द्वार हो गया कर्म द्वार। तो 3 द्वार हैं, चौथा देके आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको बताना ये कौन सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि अभी इसमें जो है कितनी चेयर का बैठने का अरेंजमेंट किया गया है। तो ये अगर लोकसभा में देखें तो इसमें 888 सीटें हैं, वहीं पर अगर राज्यसभा में देखें तो 384 सीटें हैं। अगर लेकिन हम टोटल की बात करें, अभी BPSC के एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो 1272 टोटल सीट्स हैं इसमें। कितनी, 1272 टोटल सीट्स हैं। चलिए नेक्स्ट। अब ये 2 चीज़ें और हैं इसमें ध्यान देने वाली कि नई संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है वो किसकी तरह डिजाइन है, वो तो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। ये लोकसभा का मोर पर आधारित है, जबकि राज्यसभा का जो हिस्सा है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। क्लियर है, 2 चीज़ें होंगी, राज्यसभा का अलग उस पर आधारित है और लोकसभा का अलग उस पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट है। इसके बीच में कौन सा ट्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके भवन के बीच में कौन सा ट्री है, बरगद का ट्री है। तो हो सकता है आगे चल के कोई भी एग्जाम में पूछ ले। अब ये देखते हैं ये सेंगोल क्या होता है, तो सेंगोल है
14 अगस्त 1947 को ये यहाँ पर लगाया गया था एक पवित्र सेंगोल। तो ये किसने दिया था? ये एक धार्मिक मठ द्वारा जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। सेंगोल एक तमिल अधीनम यानी कि धार्मिक मठ द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये दिया गया था। तो ये नेहरू द्वारा जब इन्हें मिल गया था तो इन्होंने ये रखवा दिया था इलाहाबाद संग्रहालय में। कहाँ पे? इलाहाबाद संग्रहालय में रखवा दिया था। तो वहाँ से अब ये जो है उठा के यहाँ पे लाया गया है और यहाँ स्थापित किया गया है संसद भवन में। चलिए इससे रिलेटेड वीडियो देखते हैं। अब एक चीज़ और, अब आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगोल के शीर्ष पर कौन से भगवान की और या फिर किस चीज़ की, कौन से एनिमल की इस पर वो नक्काशी की गई है? तो ये पवित्र बैल है नंदी। नंदी, आपने ओ माई गॉड अभी मूवी देखी होगी तो उसमें भी बहुत जगह नंदी को दिखाया गया है। क्लियर है? तो ये नंदी को नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया है। सही है नहीं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है उड़ान 5.1 क्या है? आपको पता होना चाहिए। तो यह योजना कब आई थी? ये कब आई थी? ये स्कीम ये आई थी वर्ष 2016 में। तो लाया कौन था? ये राष्ट्रीय नागर विमान नीति का एक महत्वपूर्ण घटक था। ये क्या? उड़ान योजना। उड़ान का पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। तो अक्टूबर 2016 में लाई गई थी ये। तो अभी इसके 4 चरण पूरे हो चुके हैं। अब देखिए 21 अप्रैल को इसके चरण पूरे हो गए। अब लाई गई है 24 मई 2023 को। आपको पता होना चाहिए कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर करना। तो देखिए जहाँ पे पहाड़ी वगैरह क्षेत्र हैं वहाँ पे हेलीकॉप्टर के द्वारा क्या है कि वहाँ पे पहुँच उपलब्ध कराना है, यानी कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना है। चलिए नेक्स्ट है, अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव से देख लेते हैं। अब इसमें आपके काम की क्या चीज़ है? अब चुनाव तो हो गए, जिसको जो बनना था बन गया, लेकिन आपके काम की क्या चीज़ है? देखिए आपके काम की ये चीज़ है कि कर्नाटक विधानसभा में टोटल सीट्स कितनी है। तो टोटल सीट्स है यहाँ पे 224। और देखिए आपको ये नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, अंडरलाइन बिना मतलब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी, आपको सिर्फ ये देखना कि टोटल सीट्स कितनी है यहाँ पे, और बाकी ये देखना कि कितने परसेंट मतदान हुआ था। क्लियर है? अब उसके बाद क्या देखना है कि यहाँ पे अभी सीएम कौन बना है। तो सीएम कौन बने हैं? तो ये सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया है। जबकि अभी यहाँ पे कांग्रेस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे ज़्यादा सीट्स देख सकते हैं कांग्रेस को मिली थी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को। बाकी कुछ इसमें काम का नहीं है। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23 किससे रिलेटेड है? तो ये देखिए, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ये चलाया गया है। किसके द्वारा? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ये चलाया गया है। कहाँ पे? हिंद महासागर में। किस लिए? नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना। किस लिए? नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना और एनसीबी ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया है। क्लियर है? तो इन्होंने यहाँ पर 2500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन पकड़ी है। तो ये क्या है? अब आप इसको गूगल मत करने लग जाना। तो इससे क्या होता है कि मस्तिष्क में ये डोपामाइन की मात्रा को बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा। अब इससे क्या हो जाता है कि शरीर की गतिविधियों में अभिप्रेरणा इत्यादि की मिल जाती है, तो इंसान बड़ा सा चुस्ती फुर्ती वाला महसूस करता है। अब ऐसा होता है कि नहीं, हमने तो भाई टेस्ट नहीं किया, बाकी आपको भी नहीं करना है, बहुत गलत चीज़ें होती हैं। तो देखिए ये मेथाम्फेटामाइन एक शक्तिशाली अत्यधिक व्यसनकारी उत्तेजक ये है। ये क्लियर है? जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये क्या करता है? मस्तिष्क में एक प्राकृतिक रसायन डोपामाइन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे क्या शारीरिक गतिविधियाँ, अभिप्रेरण, मोटिवेशन इत्यादि के लिए उत्तरदायी है ये। अब भाई देखो, ऐसा मोटिवेशन लेने से अच्छा है कि भाई बिना मोटिवेशन की ले लो, है ना? क्योंकि अगर आपको मोटिवेशन लेने के लिए भी अगर इनकी ज़रूरत पड़ रही है, मतलब कैप्सूलों की और ये ऐसी मतलब ड्रग्स की, दवाइयों की, तो भाई मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ भाई ऐसे मोटिवेशन से दूर ही रहो आप। सही है कि नहीं? जिससे कम से कम शरीर तो आपका सुरक्षित रहे। चलिए नेक्स्ट है। अब दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्वर्ण अर्धचंद्र ये किसको कहते हैं और स्वर्ण त्रिभुज किसको कहते हैं। तो ये मेंस में जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो मेंस में अगर कोई भी ऐसा तस्करी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो डायग्राम बनाओ सीधा सा, इधर का डायग्राम बनाओ, इधर का ये दिखा दो अर्धचंद्रकार, और उधर का डायग्राम बनाओ, इधर का नॉर्थ ईस्ट का डायग्राम बनाओ, और इधर से ये दिखा दो कि यहाँ पर ये
स्वर्ण त्रिभुज है। स्वर्ण त्रिभुज कौन सा हो गया, ये हो गया। और स्वर्ण अर्धचंद्राकार कौन सा हो गया, ये पाकिस्तान, ईरान और ये रीजन है अफगानिस्तान का। तो चीज़ें जब हम मैथ्स डिस्कस करेंगे तो उसमें अच्छे से बताएंगे आपको कहाँ पर डायग्राम डालना है, कहाँ से इंट्रोडक्शन बनाना है और कहाँ से मेन बॉडी डालनी है इसमें आंसर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्या है, सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं। तो जिसमें देख लिए, जिसमें है स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन से हैं, स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन से हैं, ये है थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। और जबकि स्वर्ण अर्धचंद्र में देख कौन कौन से, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और आपका ईरान आते हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पे बनाया गया, तो ये बनाया गया भाई साहब चंडीगढ़ में। कहाँ पे बना, चंडीगढ़ में बना है ये राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है चंडीगढ़ में। उद्देश्य क्या, भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुंचाना है, इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट है, मणिपुर हिंसा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लिख लो, सारे एग्जाम में ये पूछा जाना है। तो इसकी सीमा किससे लगती है, इसका बॉर्डर किससे लगता है, नागालैंड से, आसाम से और मिजोरम से। ऐसे करके आपने देखा होगा कि यहाँ पे मणिपुर है, इसके जस्ट बगल में ऊपर नागालैंड है, इधर आसाम में और नीचे मिजोरम है और इधर से म्यांमार टच करता है। क्लियर है। चलिए तो देखिए म्यांमार से भी सीमा लगती है इसकी। यहाँ पर टोटल ज़िले कितने हैं, 16 ज़िले हैं, जबकि इसमें जो 5 ज़िले हैं वो 90% भाग को कवर करते हैं, क्योंकि 90% यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। बाकी जो जितने भी जो ज़िले रह गए हैं 10% ही भाग में फैले हुए हैं वो। क्लियर है। मणिपुर से रिलेटेड हमने मैप देख लिया। बाकी देखिए मणिपुर में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, एक तो मैतेई रहती है, नागा रहती है और आपकी कुकी चीन रहती है। तो ये देखिए मैतेई समुदाय जो घाटी में रहता है, जबकि नागा और कुकी ये कहाँ पर रहते हैं, पहाड़ी जिलों में रहते हैं। तो अभी हुआ क्या कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद जब हो रहा था, तो अब वहाँ पे कुछ बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अभी धीरे धीरे देखिए नॉर्मल हो रही चीज़ें। तो लेकिन आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आपके लिए ये है कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया है। वो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है, तो वो है अजय लांबा, इनका नाम है, पूरा नाम है अजय लांबा, इस आयोग के अध्यक्ष हैं। जबकि 2 अन्य सदस्य हैं, अन्य सदस्यों का आपको नाम पता होना चाहिए, एक तो हिमांशु है और दूसरे आलोक प्रभाकर और यह है हिमांशु शेखर। तो एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट एक से रिलेटेड हो रहा है कि यहाँ पे एक शांति समिति का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष कौन है, तो उसके अध्यक्ष है मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके। कौन है, मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। देखिए शांति समिति अलग है और ये जांच की करने के लिए ये समिति अलग है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22 से रिलेटेड अब आपको बताना है कि ये क्या है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और ये संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन द्वारा संचालित एक संयुक्त अध्ययन है। कौन कौन है इसमें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और ये UNIDO। अब जब ये है तो इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि भारत में निर्माण फार्मों यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। क्लियर है। बाकी इसमें क्या देखना है कि इसमें जो भी रैंकिंग हुई है उसमें रैंकिंग में टॉप पर कौन है। तो रैंकिंग में देखिए पहले नंबर पर इसमें नवाचार में राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष कोष में पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे पे तेलंगाना, तीसरे पे तमिलनाडु। क्लियर है। अब आपको जो भी यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए यूपी की रैंक कौन सी है। इसमें 8वें रैंक है। वो टोटल स्कोर कितना, 29.00 स्कोर है। जबकि पहाड़ी राज्यों में देखें तो पहाड़ी राज्यों में ये शीर्ष स्थान मिला है उत्तराखंड को और निचला स्थान मिला है आपको उत्तर पूर्वी राज्यों को। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए एक क्वेश्चन और आप 100% लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है कि कैसे करके पूछेगा। देखिए भारत में जल निकायों की प्रथम गणना हुई है अभी, तो जो पूछेगा मैं बताऊँगा अभी कि किसने कराई है ये गणना, तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कराई है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है, जबकि वैश्विक जल संसाधनों का 4% ही है भारत के पास। तो ऐसी चीज़ें आप मेंस के में भी आंसर में यूज़ कर सकते हैं। मेंस के आंसर में सपोज करो कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आया जनसंख्या से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन आ जाए जल संसाधन से रिलेटेड,
या कोई इनके दोनों के मतलब झगड़े से विवाद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मेंस में आपको यहीं से स्टार्ट कर देना है कि भारत में विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है और हालांकि विश्व ये जल संसाधनों का मात्र 4% ही भारत में विद्यमान है। तो इस तरीके से आप मेंस में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, फिर बाद में जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से करोगे। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा डाटा वाले क्वेश्चन क्या होता है कि थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं, एग्जामिनर भी तो आपको थोड़ा बहुत पॉइंट एक्स्ट्रा दे देता है उसमें। तो अब देखिए, अब इसमें क्या है कि इसको रिपोर्ट को किसने निकाला है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा निकाला गया है। अब इसमें क्या है, जल निकाय की गणना का उद्देश्य सभी जल निकायों हेतु एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया गया है। अब इसमें देश में कुल 24,24,540 जल निकाय हैं, जिनमें आपको बताना है कि शहरी क्षेत्र में कितने, ग्रामीण क्षेत्र में कितने। तो 97.1% जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि 2.9% ही शहरी क्षेत्रों में है। अब इनमें भी देखिए, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ से ये पूछा जाएगा कि जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य बताना है आपको कौन है। तो पश्चिम बंगाल इसमें पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे आंध्र है, चौथे पे उड़ीसा है। बस आप 3-4 याद रखो, वो काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए, जल निकायों की संख्या के मामले में बताना कि पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर अगर शहरी क्षेत्रों में देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए, तो दोनों में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। क्लियर है? अगर शहरी क्षेत्र में पूछें आपसे कि दूसरे स्थान पर कौन है, तमिलनाडु है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में पूछा है तो दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। बस दो आप याद कर लो, काफ़ी है। तीसरे भी देख सकते हो, केरल है, इसमें आंध्र है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, बाकी तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट का नहीं है। नेक्स्ट है, देखिए, जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जल बजट तैयार किसने किया है? तो ये किया है केरल ने। तो केरल एक ऐसा राज्य है जिसने जल बजट तैयार किया है। चलिए नेक्स्ट, अब केरल के मुख्यमंत्री यहाँ बता दो कौन है। तो पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये 2023 का। तो आपको पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। ये न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। किसकी सह मेजबानी? सह मेजबानी थी तजाकिस्तान और नीदरलैंड की। इतना तो नहीं पूछेगा, बट आपको ये पूछेगा कि कहाँ पे हुआ है। तो ये देखिए, ये था दूसरा। कौन सा? दूसरा। इससे पहले कब हुआ था? इससे पहले 1977 में हुआ था, अर्जेंटीना में। कहाँ पे हुआ था? अर्जेंटीना में हुआ था। ये मतलब ये है दूसरा, है ना, ये पहला था ये। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 की लाई गई है। तो इसमें क्या है? इसमें 3-4 जगहों पर क्या है कि उपकरण, ये 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित की जाएंगी। कहाँ पे? एक तो आपका हिमाचल प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा तमिलनाडु है, चौथा उत्तर प्रदेश है। तो क्या बनेंगे यहाँ पे? यहाँ पे 4 चिकित्सा उपकरण पार्क बनाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, अब इसमें होगा क्या देखिए। तो इस नीति के तहत चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्ष में 10 से 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना लक्ष्य रखा गया? अगले 25 वर्ष में भारत 10 से 12% की हिस्सेदारी रखेगा वैश्विक बाजार में चिकित्सा उपकरणों की। और साथ में 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में वर्तमान जो अभी 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वो कर रहे हैं, तो फिर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की हम वृद्धि का लक्ष्य रखते हैं। इसमें 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर वृद्धि, और इसमें जो है 10 से 12% वो होना चाहिए परसेंटेज में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कहाँ पे बना है? तो ये बना जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में कहाँ पे बना है? जम्मू कश्मीर में ये बना है, जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा ज़िला है, वहाँ पे अरगम गांव है। तो आपको पता होना चाहिए, अरगम गांव में बना है भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए, इससे पहले क्या था कि ये इंटरनेशनल लेवल पे हे ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर है। वो कहाँ पे है? वेल्स यूनाइटेड किंगडम में है। हे ऑन वे कहाँ पे है? वेल्स यूनाइटेड किंगडम में है, यानी कि यूके में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट है कि 2017 में एक भिलार गांव है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, सतारा ज़िले में। तो वहाँ पे देश का पहला पुस्तक ग्राम बना था। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अभी जो बना जम्मू कश्मीर में, तो ये जो है सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा है ये। क्लियर है? पहला नहीं है, लेकिन दूसरा जरूर है भारत का, लेकिन सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। कौन सा? जामताड़ा जिला पता होना चाहिए, कहाँ पे? झारखंड में है।
तो एक हमारे मतलब सीनियर थे, उन्होंने ये यहाँ पे ये मुहिम स्टार्ट की है, उनका नाम था फैज़ अहमद। तो उन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की, काफ़ी अच्छी मुहिम है कि जितनी भी पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ पे, आईएएस है अभी वो जामताड़ा में, तो जितनी भी पुरानी बिल्डिंग थी, पुराने स्कूल थे, तो उन्होंने क्या काम किया था कि यहाँ पे सबको रिनोवेट करके यहाँ पे पुस्तकालय बनवा दिए हैं, जिससे कि गरीब गरीब बच्चे अपने वहाँ पे पढ़ सकें, बैठ के तैयारी वगैरह कर सकें। चलिए नेक्स्ट है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। ये किससे संबंधित है? तो देखिए, ये 4 राज्य यूटी में, यानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में विस्तृत है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि एक जो 5 किलोमीटर की है हरित क्षेत्र बनाया जाएगा यहाँ पे। तो क्या, तो देखिए पहले तो पता होना चाहिए आपको किसने इसको जो है लाया है, तो भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री हैं। तो ये कब लाए हैं? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। कब? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर। अब इसका उद्देश्य क्या, देखिए, उद्देश्य है अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर की बफर क्षेत्र को हरित बनाना है, यानी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे अरावली रेंज में 5 किलोमीटर चौड़ाई की रेंज में। अब वहीं तक लगेंगे ये। चलिए नेक्स्ट है, अब इस परियोजना में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली शामिल है, जो लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। क्लियर है? अब इसमें होगा क्या, देखिए, वनारोपण होगा, पुनः वनीकरण होगा और जल स्रोतों की बहाली से न सिर्फ अरावली के हरित क्षेत्र और जैव विविधता बढ़ित होगी, बल्कि इस क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता और जल उपलब्धता में भी सुधार होगा। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब से कब तक आई है? ये 2022 से ये 27 तक के लिए आई है। क्लियर है? तो ये आर में पूछा सकता है कि कब से कब तक के लिए ये नीति लाई है। तो अभी देखिए, अभी भारत में इस क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना, भारत के खाद्य बाजार में है इसका कंट्रीब्यूशन 32%। अगर विनिर्माण में देखें जीडीपी में तो 14% है। निर्यात में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? निर्यात में 12% कंट्रीब्यूशन है और कुल उद्योग निवेश में 6% कंट्रीब्यूशन है इसका। वहीं पर अगर बात किया उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी इस क्षेत्र में कितनी है? 6% हिस्सेदारी है, उसे बढ़ाकर 20% तक ले जाना है। कितनी? देखिए, 6% से 20% तक लेके जाना इस नीति के द्वारा उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति को ये लेकर आए हैं। तो कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए लेकर आए हैं। चलिए नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया है। किसको? आप पार्टी को। तो ये देखिए, आम ये दर्जा देने के लिए क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन तो ये है, इनमें से कोई भी ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, लोकसभा या विधानसभा के किसी भी चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में प्रत्येक में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त होना चाहिए उन्हें, और उसके साथ ही न्यूनतम 4 सीटें मिलें उन्हें लोकसभा में। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो ये ले आए, लोकसभा के पिछले चुनावों में कुल सीटों का 2% सीटें जीता हुआ हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। तीसरा है, उस राजनीतिक दल को 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय मतलब स्टेट पार्टी के रूप में दर्जा मिला हुआ हो। तो इसी के तहत इसको जो है मिला है। क्लियर है? अब इसको देता कौन है ये दर्जा? तो भारत का निर्वाचन आयोग किसी भी पार्टी को ये दर्जा देता है। अब वापस किससे लिया गया? देखिए, 3 पार्टियों से वापस लिया गया है। कौन कौन सी पार्टी थी? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, दूसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी। तो इन 3 पार्टियों से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। अब वर्तमान में कितने दलों को प्राप्त है? तो वर्तमान में केवल 6 दलों को ये दर्जा प्राप्त है। तो आम आदमी पार्टी कहाँ कहाँ देखो इनके विधायक हैं, एक तो गुजरात में, दूसरा पंजाब, तीसरा गोवा और चौथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। क्लियर है? तो 4 राज्यों में इनको जो है राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त है। अब इनका नाम, ये निशान तो पता ही होगा आपको, इनका निशान है झाड़ू। अब वर्तमान में कौन कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय दलों का दर्जा प्राप्त है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई, दूसरी भारतीय जनता पार्टी, तीसरी बहुजन समाज पार्टी, चौथी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सवादी, और 5वीं है नेशनल पीपल्स पार्टी, छठी है आम आदमी पार्टी। चलिए नेक्स्ट है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बजट 2022-23 में लाया गया था। तो जितने भी बॉर्डर पर गांव हैं उनको गांवों को कनेक्टिविटी मजबूत करनी है। तो ये छुटपुट जनसंख्या वाले सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की
परिकल्पना की गई है। देखिए सीधा सीधा है, इसमें क्या कैसे लिखा है आपको, क्या है कि जो भी बॉर्डर के गांव हैं, चाइना का बॉर्डर हो चाहे वो आपका नेपाल का बॉर्डर हो या फिर इधर म्यांमार साइड का बॉर्डर, तो इनके गाँवों को डेवलप करना है। ठीक है, तो ये कब वाइब्रेंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? 10 अप्रैल 2023 को ये लॉन्च किया गया है। लेकिन पहला गांव कहाँ पे ये इसको लॉन्च किया पहले? तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में एक किबिथू गांव है। कहाँ पे? किबिथू गांव। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंजाम जिले में। तो ये पूछेगा आपसे कहाँ पे लॉन्च किया है किसने? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है इसको, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के किबिथू गाँव से। क्लियर है? तो ये क्या है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और कब से कब तक? 22-23 से 25-26 तक है ये। 4800 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। इसके तहत हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के उत्तरी क्षेत्र में ये गाँव को डेवलप किया जाएगा। अब कितने गाँव हैं, कितने ज़िलों में, ये आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 46 ब्लॉकों के 2967 गाँवों को विकास किया जाएगा इनका। और पहले चरण में कितने गाँव हैं? पहले चरण में 662 गाँव, जिसमें 455 गाँव कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव हुए हैं। आपको क्या क्या देखना है? देखिए पहले तो देखना कि कब परिणाम जारी हुआ। तो 2 मार्च को ये परिणाम जारी हुआ था तीनों का, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। आपसे ये भी पूछ रहा था कि हाल ही में किस जगह पर चुनाव संपन्न हुए, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है मेघालय में। देखिए कौन से चुनाव थे? 10वीं मेघालय विधानसभा की समाप्ति हुई थी और 11वें के चुनाव थे। आपको ये इतना ध्यान रखना टोटल सीट्स कितनी है? टोटल सीट्स है मेघालय में 60, जिनमें से 55 सीट्स अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि एससी के लिए कोई सीट नहीं है यहाँ पे। मतदान देख लो कितना हुआ? 86% मतदान हुआ था। उसके बाद आपको देखना, देखिए कोनराड के संगमा पार्टी में यहाँ पे इन्होंने सरकार बनाई है। एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। चलिए नेक्स्ट है। अब ये जो है कोनराड के संगमा मुख्यमंत्री बन गए लगातार दूसरी बार। वो उप मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रिस्टीन टाइनसोंग उप मुख्यमंत्री हैं। अब इसके देखिए विधानसभा का अध्यक्ष तो आपको पता होना चाहिए कि थोंगसे संगमा को 11वीं विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। और कॉनराड संगमा कौन है? ये मुख्यमंत्री हैं। थोंग्स ये संगमा ये है, ये मतलब विधानसभा के अध्यक्ष। मैच द फॉलोइंग में विधानसभा के अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। सबसे बड़ी पार्टी का आपको पता होना चाहिए बस, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी को सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोट मिले हैं यहाँ पे। अब दूसरी बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड में टोटल सीट्स कितनी है? 60 टोटल सीट्स हैं यहाँ पे, जिसमें क्या 59 सीट्स आरक्षित हैं एसटी समाज के लिए। देखिए अब 59 सीट्स पर तो चुनाव हुए हैं, यहाँ पे एक सीट पर चुनाव नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? तो यहाँ पे एक अकोलूटो निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के काछेतो किनिमी निर्विरोध चुने गए हैं। कौन? काछेतो किनिमी निर्विरोध चुने गए हैं यहाँ से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है। पहली बार 2 महिलाएं इसमें चुनकर आई हैं। कौन कौन सी? एक तो हेकानी जखालू, और दूसरी महिला है सालहोतु ओनु क्रूस। तो नाम भी थोड़े से अलग हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इनका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी कहाँ से आई हैं? ये आई हैं दीमापुर क्षेत्र से, ये पश्चिमी आगामी क्षेत्र से आई हैं। तो यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नेफ्यू रियो। उप मुख्यमंत्री ये जेलियांग यांथू पैटर्न है। आपको ये नाम तो ये जरूर याद रखना कि यहाँ के इनके अध्यक्ष कौन है? तो सेरेंगेन लोंग कुमेर। ठीक है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 25 सीटें जीतकर पहले स्थान पर रही है इसमें। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। देखिए तीनों में कॉमन चीज़ें हैं कि सब में 60-60 सीटें हैं। क्लियर है? यहाँ पे 10 सीटें एससी के लिए हैं और 20 सीटें एसटी के लिए हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है मणिक शाह यहाँ पे मुख्यमंत्री बने। कौन? मणिक शाह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अध्यक्ष कौन है? विश्व बंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर लाकर पहले नंबर पर रही है यहाँ। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये क्या है कि अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्ट है। अब इसमें 4 स्तंभ पर रिपोर्ट निकाली जाती है: पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। इन 4 स्तंभ पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है। चलिए नेक्स्ट है। तो देखिए ये था तीसरा संस्करण, इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण था ये। उसके बाद क्या देखना, कितने संकेतक थे? 102 संकेतकों पर आधारित था।
इसमें रैंकिंग में देखना कि पहले नंबर पर कौन है, कर्नाटक पहले नंबर पर है इसमें, जबकि अंतिम स्थान है उत्तर प्रदेश का। काफ़ी घटिया प्रदर्शन है, फिर भी देखना है। उत्तर प्रदेश का 18वीं रैंक है इसमें। चलिए देखते हैं। तो छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पर है, जबकि गोवा अंतिम स्थान पर है। तो देखिए पहले नंबर पर आपका कर्नाटक, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर तेलंगाना, यानी कि जस्टिस देने में पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर तेलंगाना। अंतिम में अगर बात की जाए तो अंतिम में सबसे अंत में है आपका यूपी, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार, यानी कि बिहार की स्थिति भी यहाँ से अच्छी है। तो जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इसको ध्यान रहें, और यूपी वाले और अदर स्टेट वाले भी इसको ध्यान रखें, क्योंकि ये तो सभी जगह पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, एमवी गंगा बिलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज़ है। तो आपसे ये पूछा सकता है कि एमवी गंगा बिलास क्या है, तो विश्व का सबसे लंबा नदी ये क्रूज़ है। ये क्लियर है। तो ये कहाँ से ये लॉन्च किया गया है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 13 जनवरी को विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा बिलास को वाराणसी से, कहाँ से, वाराणसी से हरी झंडी दिखाई गई है इसको। अब ये पहुंचा कहाँ पे, तो ये वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए आसाम के डिब्रूगढ़ ज़िले में ये पहुंचा है। कहाँ पे, बोगी बील में। अब ये कितने किलोमीटर की यात्रा की इसने, तो ये 3200 किलोमीटर की यात्रा की। कितने, 3200 किलोमीटर। अब इसने ये नेशनल वाटरवेज से होकर गया है। पहला वाटरवेज है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो हल्दिया से प्रयागराज तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो धुबरी से सादिया से होकर गुजरता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब राष्ट्रीय जलमार्ग आपको पता लग गया कि पहला कहाँ से कहाँ तक है, दूसरा कहाँ से कहाँ तक है। नेक्स्ट है, यह कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरा है। कितने, 27। और कितने पर्यटन स्थलों से, 50 पर्यटन स्थलों से होकर गुजरा है। क्योंकि इससे पहले जो एक स्विट्जरलैंड में था इसी टाइप का क्रूज़, तो वो 32 पर्यटकों से होकर गुजरा था, तो इसने जो उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। इसकी लंबाई देख लेते हैं, तो इसकी लंबाई हो सकता है पूछी ना जाए। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय अपनी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है, तो कौन सा है, केरल हाईकोर्ट है। तो इसने कौन सी भाषा में, मलयालम में इसने फैसला दिया है। मलयालम में इसमें फैसला दिया है। क्लियर है। तो केरल हाईकोर्ट है जिसने ये फैसला दिया है। चलिए नेक्स्ट, आपको ये तो पता ही होगा कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये पहल किसने स्टार्ट की थी कि भाई आपको जो है अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में फैसला देना है, तो ये डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इसके लिए ये कहा था कि भाई आप जो है इसमें फैसला दे सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुझाव दिया था इसने। चलिए नेक्स्ट अभी पूछा जा सकता है कि ये क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। कौन सी, अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति बनी है। तो समिति पूछ सकता है कि कौन सी ये समिति किससे रिलेटेड है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इन्होंने देखिए केरल उच्च न्यायालय ने कौन से, मलयालम भाषा में दिया है। अब ये कौन से जो न्यायाधीश थे इन्होंने दिया है, तो एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली, तो ये न्यायाधीश थे जिन्होंने फैसला दिया है मलयालम में। चलिए नेक्स्ट है। अब है देखिए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है कि देखिए अब जो नियुक्ति होगी किसकी, निर्वाचन आयुक्त की, और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो होगी उसमें कौन कौन शामिल होगा। तो अब तक तो नियुक्ति होती थी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, लेकिन अब जो शामिल होगा उसमें, तो ये 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया है। कितनी, 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने। तो इसने कहा है कि अब इनकी नियुक्तियों में एक समिति बनेगी। समिति की सिफारिश देखिए कौन कौन होगा इस समिति में, तो 3 सदस्यीय समिति होगी ये। उसमें एक तो होंगे प्रधानमंत्री, दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता, और तीसरे भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब इसी को रिप्लेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई है। तो देखिए अब क्या है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पर अंकुश लगेगा, तो अपनी मर्जी से किसी को भी ये बना नहीं सकेंगे। कि पता लगा कि बात पहले तो बना दिया उसको निर्वाचन आयुक्त, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया, उसके बाद में फिर उसके लालच में आके सरकार के फेवर में काम किया, तो उसे फिर बाद में कहीं का गवर्नर ये बना दिया। तो ये इससे क्या होता है कि पूरी डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है।
सही है ना। तो ऐसा इस तरीके का ना हो, तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो देखिए ये इनकी नियुक्ति कौन से आर्टिकल के अनुसार होती है, तो आर्टिकल 324 के अनुसार ये होती है। बट अभी तक क्या होता था कि कोई भी संविधान में ऐसी विधि नहीं थी जिसके तहत इनकी नियुक्ति हो सके, मतलब किस टाइप से होनी है। क्लियर। अब इनकी देखिए 5 सदस्यों की जो पीठ बनी थी उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो ये थे JM जोसेफ। अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे, अजय रस्तोगी थे इसमें, अनिरुद्ध बोस थे, जो ऋषिकेश राय थे, और जी T रवि कुमार थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि एसर रिपोर्ट, इसको कहते हैं एसर रिपोर्ट, तो यानी कि एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, तो एसर रिपोर्ट कहते हैं। तो ये क्या है, किसके द्वारा निकाली गई, प्रथम एक NGO है, यानी गैर सरकारी शिक्षण संगठन है, उसके द्वारा जारी की जाती है। और ये सभी ग्रामीण जिलों में 2005 से ये सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। तो इसमें ग्रामीण बच्चों को केवल कवर किया जाता है कि कौन से ग्रामीण बच्चों को कवर किया जाता है इसमें। अब ये 2023 में जारी की गई है। तो इसमें क्या बताया कि ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है। बाकी इस रिपोर्ट में भारत के 616 जिलों में कुल 19,060 गाँवों को शामिल किया गया है। अब इसमें बताया गया है कि अभी आंकड़ा देखिए, ये बच्चों का नामांकन जो बढ़कर कितना हो गया, अब 98.4% हो गया है। वहीं पर बात किया जाए तो स्कूलों में इतने से इतने बच्चे स्कूलों में अनामांकित लड़कियों का आंकड़ा कितना है, तो गिरकर 2% आ गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में अभी भी हाई है। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिर्फ 3 राज्यों में 15 से 16 वर्ष की आयु के अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है। वो कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश हैं, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है, तो हुबली जंक्शन बन गया है। इसका पूरा नाम क्या है, तो देखिए पूरा नाम है इसका श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन। तो कहाँ पे है, ये है कर्नाटक में। किस रेलवे का भाग है, तो इसको कहते हैं SS हुबली जंक्शन भी कहते हैं इसको। तो ये दक्षिण पश्चिमी रेलवे का ये भाग है। ये दक्षिण पश्चिमी देखिए ना, दक्षिण पश्चिमी है कर्नाटक में, ये रेलवे का भाग है। तो ये कहाँ पर, ये हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। तो इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया। तो इसकी लंबाई कितनी, तो इसकी लंबाई है 1507 मीटर। अब तक कौन सा बड़ा स्टेशन हुआ करता था, गोरखपुर हुआ करता था, जो उत्तर प्रदेश में था। अब हुबली नंबर 1 पर आ गया है और गोरखपुर जंक्शन नंबर 2 पे चला गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया है। आकांक्षी जिले कितने, ये 112 हैं। तो ये विदिशा कहाँ पे है, ये विदिशा आपका ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का ये आकांक्षी जिला है। तो ये अभी क्या है कि 5G तकनीक लागू करने वाला पहला जिला बन गया है। अब उत्तर प्रदेश में कितने आकांक्षी जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में 8 हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। देखिए इतना ही फैक्ट इसमें से याद करने की जरूरत है, बाकी आप ज़्यादा फैक्ट याद ना करें। बिहार वाले देख लें, बिहार में कितने जिले हैं, ये 13 जिले हैं बिहार में। आकांक्षी जिले कितने, 13, 112 में से 13 जिले बिहार में हैं। अभी कोल्लम है कहाँ, कोल्लम है केरल में। कहाँ पे, कि ये केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यह घोषणा केरल के ये मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा की गई है। तो कोल्लम को यह उपलब्धि जो है संविधान साक्षर अभियान द सिटीजन 2022 के हिसाब से ये दी गई है। तो देखिए हर एक व्यक्ति को कम से कम भारत का संविधान एटलीस्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको भारत का संविधान पढ़ना है। तो आपके खुद का भी कुछ जानकारी के लिए और लोगों को बताने के लिए, हाँ कौन से आपके अधिकार हैं, कौन से आपके अधिकार संविधान ने दिए हैं, किन अधिकारों के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज्ञान के लिए, तो उनके लिए ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये कब लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया था, तो ये देखिए ये 4 जनवरी को लॉन्च किया गया था। 4 जनवरी को लॉन्च हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है इसमें, 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र यानी कि एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में बनाना है। कब तक, 2047 तक। दूसरा फैक्ट याद रखना आपको कि भारत कब तक नेट जीरो का अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा, तो वो 2070 तक है। कब तक, 2070। चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए इसको राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी कब दी गई, तो 4 जनवरी 2023। अब इसके कितना खर्च आएगा, तो स्टार्टिंग में इस पर 19,444 करोड़ रुपए खर्च आएगा। अब ये देखिए इस मिशन में 2030 तक कौन कौन से टारगेट रखे गए हैं,
तो पहला टारगेट इसका ये है कि 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करनी है। 125, अगर बात करें वृद्धि कितनी है तो वृद्धि करनी है 125 गीगावाट। वहीं पे बात करें तो कि कितने मिलियन मीट्रिक टन, तो 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। हरित हाइड्रोजन कितनी है? 5 मिलियन मीट्रिक टन। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा फैक्ट आपको इससे फ़ायदे क्या होंगे, देखिए इसमें एक तो 8 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा इसमें। दूसरा 6 लाख रोजगार तक इसके मिल सकते हैं, 6 लाख तक रोजगार मिल सकता है इससे। तीसरा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन में के आयात में कमी आ गई। चौथा क्या है कि ग्रीन उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आएगी। ग्रीन उत्सर्जन में कितनी? 50 मिलियन मीट्रिक टन। चलिए आगे देखते हैं उद्देश्य क्या क्या। देखिए आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आएगी। ये मेंस के सारे टॉपिक आप मेंस में नोट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। तो देखिए हर आदमी का भाई ये अधिकार है कि उसको एटलीस्ट उसके दस्तावेज, ज़मीन जायदाद के उसके दस्तावेज उसको मिलने चाहिए। तो ये वायनाड केरल का ज़िला है, ये इसने जो है बुनियादी दस्तावेज की सुविधाएं प्रदान कर दी हैं लोगों को। ऑनलाइन आप कुछ भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि इसमें राशन कार्ड हो गया, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, चुनाव पहचान पत्र हो गया, बैंक खाता हो गया और स्वास्थ्य बीमा आदि, ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए नेक्स्ट है, ये कौन से एक अभियान चलाया था यहाँ पे? तो बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन, यानी कि ABCD अभियान के नाम से ये यहाँ पे चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल कहाँ पे बनाई गई है? तो ये बनाई गई है उधमपुरा से बारामूला तक। कितने किलोमीटर की? 272 किलोमीटर की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें एक चीज़ और जान लो आप, 272 किलोमीटर तो आपको पता लग गया कि ये T49 क्या है। तो ये देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। इसका नाम क्या है? T49। चलिए देखिए इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 12.75 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जबकि एस्केप सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 12.89 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट है, अब इसके देखिए इसकी टनल की लंबाई बता दी हमने 12.89। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। अब इसकी कैसी आकार है? घोड़े के नाल की तरह इसका आकार है। इसका निर्माण किसने किया था? तो न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड द्वारा इसका निर्माण किया गया। चलिए नेक्स्ट है, अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन कौन से स्टेट ने शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु ने ये स्टार्ट किया है। अब यार आपको ये बताओ कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें? अगर इस एपिसोड में मज़ा आ रहा है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भेजो, अपने दोस्तों को, यारों को, और अपने बहुत अच्छे करीबी दोस्तों को। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, सबको भेजना भाई। सबका फ़ायदा चाहो यार, नहीं तो हमारी टीम आपका फ़ायदा चाहती है सबका, साथ साथ में अपना भी फ़ायदा चाहती है कि हमारे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इस बहाने। बढ़ेंगे नहीं, क्या बढ़ेंगे। और दूसरा, जब आप हमारा नाम लोगे कहीं जाकर कि फ़ला जगह से हमने ये टेस्ट सीरीज़ की थी, फ़ला जगह से हमने PYQ किया था, समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, तो हमारा भी नाम होगा भाई इससे। तो भाई इन चीज़ों का भी ध्यान रखा करो। चलिए, तो ये उद्देश्य देखिए, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की गई थी। काय के लिए? 3 मिशनों के रूप में ये लागू करने के उद्देश्य से। चलिए, यानी कि ये जो अभी ग्रीन ये क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया गया, तो इसके लिए एक कंपनी बनाई गई थी। कौन सी? तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी। चलिए नेक्स्ट है, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बन गया है, तो देख लिया हमने। अब नेक्स्ट है, आपको पता होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन एवं राष्ट्रीय मिशन पहली बार भारत में कब लाया गया था? तो जून 2008 में लाया गया था। तो इसमें 8 मिशन थे। 8 मिशन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, नहीं भी पता तो आपको मेंस में इनका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कौन कौन से थे? पहला मिशन था इसमें राष्ट्रीय सौर मिशन। दूसरा था उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। तीसरा था सतत पर्यावरण एवं पर राष्ट्रीय मिशन। चौथा राष्ट्रीय जल मिशन। पाँचवा हिमालय परिस्थिति तंत्र मिशन। और छठा था हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। सातवां सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। आठवां था जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो 8 के नाम आपको पता होना चाहिए। इनमें से आपसे पूछ लेता कि इनमें से कौन सा नहीं है ये 8 मिशन का हिस्सा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, ये धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। तो ये धर्मदम कहाँ पर है? ये धर्मदम विधानसभा है केरल के कन्नूर जिले में। केरल के कन्नूर जिले में है ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है।
ये पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। चलिए नेक्स्ट है, अब ये देखिए पुथु बाइल नारायण यानी कि PN पणिक्कर को केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो काफ़ी बेहतरीन व्यक्ति थे जो पुस्तकालय की मतलब ऐसी सोच रखते थे कि हर जगह एक पुस्तकालय होना चाहिए। चलिए ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला पॉम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे है? तो यानी कि पत्तियों पर ये पांडुलिपियाँ बनाई गई हैं। तो कहाँ पे है ये? तो केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? केरल में। तो ये सारी चीज़ें केरल में ही हो रही हैं ना भाई, कुछ इधर भी करो हमारी साइड में भी। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? तो कहाँ पे लगाया है? ये लगाया गया है विनय सागर झील पे। कहाँ पे? ये सागर झील है, कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में विनय सागर झील है। उसके जल को मतलब साफ करने के लिए ये लगाया गया है षड्यंत्र। क्लियर है? तो कहाँ पे लगाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में लगाया गया। तो ये भारत का सबसे बड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है विनायक सागर झील पर ये लगाया गया है। अब इसमें किसका सहयोग है? तो एक तो CSIR और दूसरा नेरी का इसमें सहयोग है। चलिए नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र ये कहाँ पे लगाया गया है? तो ये लगाया गया है आपका यमुना कार्य ये पे दिल्ली में ये लगाया गया है। कहाँ पे? दिल्ली में लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र कहाँ पे लगाया गया? तो मुंबई की एक सोसाइटी है बिबेरिया और कंडोमोनियम के नाम से, बहुत नाम अजीब है इसका। तो ये बिबेरिया कंडोमिनियम आवासीय सोसाइटी सौर ऊर्जा की पूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप सौर संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है। तो कितना मेगावाट है? 3.12 मेगावाट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई, ये हमारी सीरीज़ है पहली, तो ये 2 घंटे की ओर जा रही है। तो आप इसको टेंशन ना लें क्योंकि इसमें राष्ट्रीय का पूरा कवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय के मुद्दे देखेंगे सारे, फिर आर्थिक मुद्दे, फिर अवार्ड, खेल वगैरह, अब उससे अगली वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल है। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग ये राज्य कौन सा बन गया? तो केरल। 24 घंटे आपको सुविधाएं मिलेंगी बैंकिंग की यहाँ पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब मुख्यमंत्री भी जान लो यहाँ के कौन है। पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। अब स्मार्ट कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा है, किससे संबंधित है? तो स्मार्ट से देखिए आप, ए से समझिए, ए से आयुर्वेदा और आर से रिसर्च। तो आयुर्वेदा में कुछ ना कुछ रिसर्च हो रही है, तो उससे रिलेटेड है, आपको ऐसा ध्यान रखना। चलिए फुल फॉर्म देख लेते हैं इसकी। तो इसको फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। क्लियर है? तो स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च, तो आयुर्वेदा से रिलेटेड है। आपको ऑप्शन में देखना, टिक करना आयुर्वेदा कौन से में है, तो उसी में टिक कर देना है। तो कब आया? 2 जनवरी 2023 को ये लाया गया है। आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए सिर्फ कि स्मार्ट मिशन किससे रिलेटेड है भाई, तो ये इससे रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इस मिशन को कौन कौन ये मिला हुआ है इसमें? तो NCIM है और इसमें CCRAS है। बाकी ये दोनों जो संस्थान है, आयुष मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। ये इसका उद्देश्य क्या है कि चिकित्सीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाना है। चलिए नेक्स्ट है, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के बारे में बताना है आपको। तो देखिए, ये क्वेश्चन UPPCS में 2023 में पूछा गया है। इसमें से एक क्वेश्चन बताऊँगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, ये 2014 से ही इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडिया के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति भारत नाम से पहल लॉन्च की थी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसके 3 आयाम होते हैं, कौन कौन से आयाम है वो भी समझ लो। बुनियाद, दूसरा रहन सहन के बेहतर तरीकों का आधार, और तीसरा है अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। तो अभी ये जारी किया गया है। तो अब देखना ये है कि इसमें देखिए 36 राज्यों और 707 जिलों को शामिल किया गया है। इसमें 6 इसके स्तर हैं। तो अब देखना कौन से स्तर में किसको मिला गया है। आपको स्तर को पता होना जरूरी नहीं है। तो देखिए, पुडुचेरी को सबसे ज़्यादा स्कोर इसमें मिला है। तो क्या टियर 1 में कौन कौन है? पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है और गोवा है। ये ही UPPCS में क्वेश्चन था कि आपको सीक्वेंस में लगाना था कि किसको पहला, दूसरा, तीसरा ये स्थान इसमें मिला है। तो आप अगले कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं
तो इनको देख के जाएँ। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। वहीं बात की जाए अगर टियर 2 में, तो जम्मू कश्मीर की 10 रैंक है, पंजाब की 11। लेकिन आप किसकी देखोगे, आपको देखना है उत्तर प्रदेश की कितने रैंक आई है, और आपको देखना मध्य प्रदेश की कितने रैंक आई है, उड़ीसा की कितने रैंक है। क्लियर है। तो बिहार की रैंक आपको पता होनी चाहिए, बिहार की 35वीं रैंक आई है। कितनी, 35वीं रैंक बिहार की आई है। चलिए नेक्स्ट है, नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिल गई है, यानी कि विश्व में 10 पहल हैं जिसमें नमामि गंगे को अब शामिल कर लिया गया है। तो इससे रिलेटेड देखते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, नमामि गंगे पहल जो 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित एक पहल है। कब आई थी, 2014 में ये आई थी, ये जून 2014 में। अब ये बढ़ाकर कब तक साफ करना है इसको, 2026 तक कर दिया गया है इसको। तो विश्व की जो 10 शीर्ष फेलोशिप पहले हैं उसमें शामिल कर लिया गया है। किसके अंतर्गत है, संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों में शामिल कर लिया गया है इसको। अब ये सम्मेलन हुआ कहाँ था जहाँ पे शामिल किया गया, तो ये हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में सम्मेलन हुआ था। किसका, जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों की सम्मेलन की 15वीं बैठक, यानी कि CBD की COP15 कहाँ पर हुई थी, ये COP15 हुई है CBD की, ये हुई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, वहाँ पे इसको जो शामिल किया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब ये पहल किसके अंतर्गत है। तो देखिए नमामि गंगे सहित कुल 10 पहलों को इसमें शामिल किया गया है संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन में। तो ये कार्यक्रम जो है ये UNEP एवं ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा समन्वित एक वैश्विक आंदोलन पारिस्थितिकीय तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक के बैनर के तहत ये चयनित की गई है। अब ये देखिए, अभी 2021 से 2030 तक क्या दशक बोला गया है इसको, संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक, क्या बोला गया है, संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक मनाया जाएगा कब से, 2021 से 2030 तक। चलिए नेक्स्ट है, गुजरात और हिमाचल में चुनाव हुए हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ जाननी है। तो देखिए पहले तो जानना है आपको गुजरात में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो टोटल 182 सीट्स हैं गुजरात में, 64% यहाँ पे मतदान हुआ था। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना है आपको कि मुख्यमंत्री कौन बने। यहाँ पे मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल। उसके बाद में देखना है कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन बना है। तो विधानसभा के अध्यक्ष बने शंकर चौधरी, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। सबसे ज़्यादा सीटें आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, बाकी कुछ नहीं देखना है इसमें से। अगर बात करें हिमाचल के चुनाव की, हिमाचल में सीट्स पता होनी चाहिए टोटल कितनी है, 68 सीट्स हैं। मतदान बहुत हाई हुआ था यहाँ पे, 75% मतदान हुआ था। एक और चीज़ जो देखने वाली है, पूछी जाती है क्वेश्चन में, कि विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन ये कहाँ पर है। तो तानसिंग, ये तानसीगंग, ये लाहौल स्पीति में है। यहाँ पे 100% मतदान हुआ है। इसकी ऊंचाई है 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ये मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री बनाया गया मुकेश अग्निहोत्री को। भाई नींद तो नहीं आई है, कम से कम टाइम में कंप्लीट कर देंगे, फिर नींद आएगी तो आपको, लेकिन मतलब ये कि कंप्लीट तो पूरे करना है। तो कुछ खाते पीते रहा करो, कुछ खाते खाते देखता रहा करो, क्योंकि एनर्जी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है, दिमाग में भूसा बढ़ जाता है। सही है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा टोटल सीट्स आपको पता होनी चाहिए। कांग्रेस ने 40 जीती थी, बाकी का टेंशन नहीं लेना आपको। देखिए अभी हिमालय याक को खाद्य पशु का दर्जा दे दिया गया है, और ये दर्जा किसने दिया है, तो ये दर्जा दिया है आपके FSAI के द्वारा ये दर्जा दिया गया है। तो ये अब इनकी संख्या टोटल कितनी है, तो 58 है, और तो इनकी वैसी संख्या है। अब ये जब ये इनको इसका दर्जा दे दिया तो अब लोग इसको मार के काट के खाने लग जाएंगे, तो वैसे भी संख्या कम हो जाएगी इनकी। तो अभी पता नहीं अच्छा हुआ है गलत हुआ है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की चीज़ के वो होते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट है, देखिए प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है यहाँ पे अब। तो बाकी 2 4 5 जगह हो रहा है, जो यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो देख लें। क्लियर है। कहाँ कहाँ पे हो रहा है पुलिस आयुक्त प्रणाली, तो ये यूपी के अब 7 जिलों में हो गई है, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अब ये देखिए स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ पर है, तो ये लगाया गया कैंपागोड़ा में। कैंपागोड़ा कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए कि बेंगलोर में है ये। कैंपागोड़ा कहाँ, बेंगलोर में। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलोर में। तो किसके, ये कितनी ऊंची है, तो ये कैंपागोड़ा की कांसे की मूर्ति प्रतिमा है, 108 फीट ऊंची है ये। और इसके शिल्पकार कौन थे, बनाने वाले थे राम बी अवतार। और राम बी अवतार ने आपने पता हो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है। अब ये स्टैचू ऑफ बिलीफ का आपको पता होना चाहिए कि भगवान, ये विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये कहाँ पर, राजस्थान में। आरपीएससी वाले ध्यान दें, राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथ द्वारा नगर में है ये। अब ये स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है इसको। 369 फीट की है ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब स्टैचू ऑफ पीस देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर, ये स्टैचू ऑफ पीस है आपके राजस्थान के जैतपुरा में। किसको है ये, तो विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। नेक्स्ट देखते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तो किससे रिलेटेड है, ये रामानुजाचार्य से रिलेटेड है। तो रामानुजाचार्य, अब ये बनाई कहाँ पर गई, ये बनाई गई है हैदराबाद में बनाई गई है। अब हिंदी में इसको जो समता मूर्ति का नाम दिया गया है। 216 फीट की है। 5 लोह यानी कि 5 धातुओं को इसमें लगाया गया, स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। पहली कहाँ पर, थाईलैंड में, ग्रेट बुद्धा की। तो 302 फीट की है। चलिए नेक्स्ट स्टैचू ऑफ डिग्निटी, ये कहाँ पर, अयोध्या में बनाई गई है। स्वामी रामानुजाचार्य से रिलेटेड है ये भी। इसको स्टैचू ऑफ डिग्निटी यहाँ अर्थात मर्यादा मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ पीस, जम्मू कश्मीर में लगाई गई है। श्री रामानुजाचार्य के लिए है ये भी। सफ़ेद संगर मकराना संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ई ट्राइस्ट स्टेशन किसको घोषित किया गया है, तो ये कौन घोषित करता है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। ये फसाई द्वारा घोषित किया जाता है। तो किसको किया, तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन को। किसको, प्रयागराज रेलवे स्टेशन को। प्रयागराज रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा है। उत्तर मध्य रेलवे के कौन कौन से को मिल चुका, तो ग्वालियर को और डबरा को मिल चुका है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात की जाए देश में पहले ईट राइट स्टेशन को किसको मिला था, तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को ये मिला था। चलिए नेक्स्ट, अगर 5 स्टार की बात करें, 5 स्टार रेटिंग किसको मिली, तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को मिली है। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक। तो ये कब लाई गई है, ये अभी 2023 ये लाई गई थी। 2022 में प्रधानमंत्री ये लाई गई थी अक्टूबर 2022 में। तो इसमें इसका उद्देश्य क्या था, कि इसका उद्देश्य था एक राष्ट्र एक उर्वरक का इसका उद्देश्य था। अब देखिए जितने भी अब उर्वरक होंगे तो सब पर भारत का एक टैग लगा हुआ होगा। क्या होगा, अब पूरे देश में केवल भारत ब्रांड का नाम ही उपलब्ध होगा इन पे, यूरिया पे। चलिए नेक्स्ट है, इसमें तो और ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। तो पहली बार ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स को वर्ष 1994 में स्थापित बेंगलुरु की एक गैर लाभकारी ये थिंक टैंक है पब्लिक अफेयर्स सेंटर, उसके द्वारा विकसित किया गया है। तो 2016 से प्रत्येक वर्ष ये निकाला जा रहा है। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा स्टेट टॉप पर है। तो देखिए इसमें बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ है और छोटे राज्यों में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ है। तो रैंकिंग आपको देख लेनी है। तो पहली रैंकिंग इसमें हरियाणा की, दूसरी तमिलनाडु की, बस 2 ही देख लो काफ़ी है। छोटे राज्यों में आपको पता होना चाहिए, छोटे में सिक्किम पहले पे, दूसरा हिमाचल है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नागालैंड इसमें 10वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। किसमें, उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की। तो उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना है, उत्तर प्रदेश है 12वें स्थान पर। वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार है 15वें स्थान पर। यहीं पे स्कोर भी पूछ लेता है, 0.52 है इसका, 0.46 है इसका। अब हिमाचल प्रदेश का देखना, 2 जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई है। यहाँ पे कौन कौन सी हैं वो परियोजनाएं, तो पहली परियोजना चाजू के नाम से, चाजू थर्ड, और ये 48 मेगावाट की है। दूसरी है 30 मेगावाट की, देवथल चांजू। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी किसके द्वारा बनाई गई है, तो HPCL द्वारा बनाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत में जल विद्युत क्षमता कितनी है, तो 4,17,668 मेगावाट। जीवाश्म और गैर जीवाश्म दोनों इसमें शामिल हैं। छोटी जल विद्युत की 4,944 है,
यानी कि 1.2% है, और बड़ी जल विद्युत कितने 11.2%, तो ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। तो देखिए आपको इससे रिलेटेड, औषधियों से रिलेटेड भारत का कुछ डाटा पता होना चाहिए, मेंस में भी आप लिख सकते हैं उसको, कि भारत औषधि उद्योग के आकार के मामले में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा है, लेकिन अगर मूल्य में बात की जाए तो मूल्य में भारत का स्थान आता 14वां। क्लियर है। विश्व में दवाइयों में भारत का योगदान कितना रहता है, 3.5% इसमें भारत का योगदान रहता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के ऊना में। जबकि पहला कहाँ पर बना था, पहला बना था ये 2022 में गुजरात के भरूच जिले में। कहाँ बना था, गुजरात के भरूच जिले में, जम्मूसर में रखी गई थी ये पहले की आधारशिला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखो कि बल्क ड्रग पार्क कहाँ पे बनाए जाएंगे, तो एक तो हिमाचल प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे बल्क ड्रग पार्क बनाने की मंजूरी मिल गई है। चलिए नेक्स्ट है, मोडेरा आपने को पता ही होगा कि पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव है। अब ये कहाँ पर है, ये है गुजरात के महसाणा में। आपसे हो सकता है स्टेट ही पूछ ले कि मोडेरा कहाँ पर, तो गुजरात में है। यहाँ पे एक चीज़ और फेमस है, सूर्य मंदिर मोडेरा का, सूर्य मंदिर फेमस है। तो कहाँ पे है वो रुपेण की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर है। ये कब बना था, 1026-27 में बना था, चालुक्य वंश के भीम प्रथम द्वारा बनवाया गया था ये, तो भीम प्रथम द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद में कौन सी फैक्ट देखना है इससे रिलेटेड, देखिए प्रधानमंत्री ने मोडेरा स्थित सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया है यहाँ पे। तो मोडेरा मंदिर पूछा जा सकता है आप पे, कहाँ पे है मोडेरा सूर्य मंदिर, ये है आपका गुजरात में। तो ये पहला ऐसा विरासत स्थल है जहाँ जो पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित है। क्लियर है। चलिए इसमें ऐसा कुछ और नहीं है फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि उल्लेखनीय है कि मोडेरा का सौरीकरण सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, मोडेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव बन गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 और 2.0 अवार्ड, किसके बारे में बताना है। तो देखिए 25 अगस्त 2021 को आरंभ किए गए थे। तो इसका उद्देश्य क्या था, किसका, सुजलम अभियान का। तो ये स्टार्ट किया था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2001 को। इसका उद्देश्य था 1 मिलियन सोख्ता गड्ढों का निर्माण और अन्य धूसर जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक ODI प्लस गाँवों का सृजन करना था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड कि इसमें क्या हुआ है कि अभी ये स्वच्छता भारत दिवस 2022 के अनुसार सुजलम 1 और सुजलम 2 के अवार्ड दिए गए हैं। अब इसमें देखते हैं किस किस को अवार्ड मिला है। अगर बात की जाए स्वच्छता ही सेवा 2022 अवार्ड की, तो पहले नंबर पर इसमें रहा है कर्नाटक। आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है आपसे। अगर पूछे स्वच्छता ही सेवा के तहत किसको अवार्ड दिया गया है, पहले नंबर पर कौन है, कर्नाटक है। दूसरे पर पूछे तो बिहार है, BPSC वाले इसको नोट कर लें, BPSC में पूछा जा सकता है। तीसरे पर लक्षद्वीप है। अगर सुजलम में पूछे, सुजलम में तो सुजलम 1 पॉइंट में अगर पूछे तो 1 पॉइंट में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, 1 पॉइंट में मध्य प्रदेश पहले पे है, दूसरे पर यहाँ आपका महाराष्ट्र है। अगर सुजलम 2.0 का अवार्ड पूछा आपको तो पहले नंबर पर कर्नाटक है, दूसरे पर तेलंगाना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये किसके द्वारा निकाला गया है, तो इसोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। अब 33 राज्यों और यूट्यूब को इसमें जो शामिल किया गया है। अब इसमें देखिए किसका कितना स्थान है ये देख लेते हैं हम, क्योंकि अभी जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप देखिए, पहले तो यूपी का एग्ज़ाम जो भी देने जा रहे हैं तो ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश का इसमें स्थान है 18वां और स्कोर कितना 694.74। तो उत्तर प्रदेश वाले यूपी आर ओ वाले इसको देख लें, यूपी आर ओ वाले पैट वाले इसको देख लें कि यूपी की रैंक कितनी है, 18वीं रैंक है। जबकि बिहार वाले इसको देखें कि 32वीं रैंक बिहार की है। क्लियर है। अगर शीर्ष बड़े राज्य देखें तो तेलंगाना पहले स्थान पर है, हरियाणा दूसरे पर, तमिलनाडु तीसरे पर है इसमें। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छोटे राज्यों में अगर देखें हम तो छोटे राज्यों में अगर बात किया तो अंडमान निकोबार पहले नंबर पर है, दूसरे पर दादर नगर हवेली और दमन द्वीप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शीर्ष जिले में अगर बात की जाए जिलों की रैंकिंग में पहली रैंकिंग है आपकी भिवानी हरियाणा की, दूसरे पे है जगित्याल तेलंगाना। बस 2 याद कर लो, काफ़ी हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगर बात की जाए मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सबसे ज़्यादा भागीदारी करने वाला राज्य तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। और वहीं पर बात किया सबसे ज़्यादा भागीदारी करने वाला जो जिला है वो कौन सा, कानपुर देहात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का देख लेते हैं। तो कितने शहरों का सर्वेक्षण किया गया, 4354 का आकलन किया गया है इसमें।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात की जाए कौन सा संस्करण था, ये 7वां संस्करण था। तो इसमें टॉप रैंक किसको मिली है, तो टॉप रैंक मिली है फिर से इंदौर को, दूसरे पे गुजरात ये सूरत है, तीसरे पे नवी मुंबई। आपको तीनों का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि पहले पे इंदौर है आपका, दूसरे पे सूरत है, तीसरे पे आपका नवी मुंबई है। तो ऐसे करके ये क्योंकि पूछा जाता है सीक्वेंस के हिसाब से, आप ऐसा नहीं आपने पहले याद कर लिया और आप भूल गए, तो आप 2 से 3 याद करें, ठीक है। और आप जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसका भी पता होना चाहिए आपको। और अब बात की जाए जहाँ पे 1 से 10 लाख के बीच में, तो तिरुपति आंध्र प्रदेश की पहली रैंक है, दूसरी है मैसूर की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की अंतिम स्थान है। चलिए नेक्स्ट, अगर बात की छोटे राज्यों में 100 शहरीय स्थानीय निकाय से कम में या फिर इससे अधिक में, तो त्रिपुरा पहले पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे। इसमें एक याद कर लो वही काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 100 शहरी स्थानीय निकायों में सबसे अधिक श्रेणी में बल्कि उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है, जबकि बिहार का 11वां स्थान है इसमें। नेक्स्ट है, प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 3 शहरों सूरत, इंदौर और नवी मुंबई को दिव्य यानी कि प्लेटिनियम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट, गोल्डन श्रेणी में कितने 86 हैं, सिल्वर में कितने 121 हैं। बस इतना ही देख लो काफ़ी है। यूपी के लिए आपको पता होना चाहिए, प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर शामिल है इसमें। बाकी अगर देखा जाए तो इसमें सिल्वर में मथुरा और अमरोहा का गजरोला है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर गंगा नहर की बात की जाए, गंगा नगर की बात, तो अगर 1 लाख से कम जनसंख्या वाला है तो उसमें बिजनौर पहले नंबर पर है। अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला है तो उसमें हरिद्वार पहले नंबर पर है। इसमें कन्नौज दूसरे नंबर पर, इसमें वाराणसी दूसरे नंबर पर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में स्थित जो देवलाली छावनी है उसे स्वच्छ छावनी का अवार्ड मिला है, स्वच्छ छावनी का अवार्ड मिला है उसको। चलिए नेक्स्ट है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं, आपको पता होना चाहिए। एक तो गाजियाबाद है, मेरठ है, प्रयागराज है और लखनऊ है। चलिए नेक्स्ट है, पीएम श्री स्कूल योजना। तो देखिए अगले 5 वर्षों में यानी कि 2022-23 से लेकर 26-27 तक क्या करना है कि 14,500 स्कूलों का विकास करना है। कितने, इस योजना के तहत पीएम श्री स्कूल के तहत 14,500 स्कूलों का डेवलपमेंट करना है। और किस तरीके से करना है, तो ये आदर्श स्कूल टाइप में बनाए जाएंगे, तो जो ग्रीन स्कूलों के रूप में भी होंगे, ठीक है। इनकी बिल्डिंग्स वगैरह सारी पर्यावरण अनुकूल होंगी, जैसे सौर पैनल लगे हुए होंगे, एलईडी लाइट्स लगी होंगी, प्राकृतिक खेती युक्त वाटिका होगी, यहाँ पे अपशिष्ट प्रबंधन होगा, वाटर मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें इन स्कूलों में होंगी। तो कितने स्कूल जाएगा, तो ये है 14,500 स्कूल। कब से कब तक, 2000 ये मतलब 27 तक करने हैं। नेक्स्ट है, मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। ये कब, 19 अक्टूबर 2022 को गुजरात के ये अडालज स्थित ये त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एडलेस का ये शुभारंभ किया गया था। कहाँ पर, गुजरात में किया गया था। इसका मकसद क्या उद्देश्य है, गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करना है। 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, नमस्ते योजना। नमस्ते योजना किससे रिलेटेड है, तो देखिए अब हाथ से कोई भी मैला नहीं उठाए, तो इसलिए मेले के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, मशीनीकृत को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन को प्रतिशोध और उनका पुनर्विकास करना है। तो ये इसके लिए नमस्ते योजना लाई गई है। अब आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से मंत्रालय इसमें शामिल है इस योजना को लाने में। तो देखिए ये योजना 17 अगस्त 2022 को आई है, नमस्ते योजना। तो इसका पूरा नाम है मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई। तो इसका नाम है नमस्ते, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, 2 मंत्रालय हैं इसमें। एक तो आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, और दूसरे मंत्रालय की बात करें तो आवासन या फिर कहें कि शहरी मंत्रालय इसमें है। तो पहली बार में क्या काम करना है कि 500 शहरों को इसमें शामिल करना है, जो भी हमारे शहर हैं, और 350 करोड़ का इसमें ये रखा गया है। तो अब इसका उद्देश्य क्या है, परिणाम क्या, देखिए भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत ना हो, है ना। तो मशीनों को यूज़ करना, तो गटर में ऐसे नालों में मतलब इंसान ना उतरे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, ये देखिए किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में ना आना, सही है ना, कि दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा मौतें इसकी वजह से हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है, मांडला ये पहला कार्यात्मक साक्षर जिला बन गया है। तो ये कौन सा बन गया, मांडला। अब ये कहाँ पर है मांडला, तो आपको पता नहीं चाहिए, ये मध्य प्रदेश का ही जिला है, मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला
मंडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला बन गया है। क्लियर है? कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। तो इसे आप मंडला समझ के फिर ये साक्षरता को देख के फिर ये आप केरल टिक मत कराना, वहाँ पे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ना, और उसके आगे फिर मध्य प्रदेश टिक करके आना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी तो इसमें कुछ काम का ऐसा नहीं है। महिला साक्षरता के बारे में बताया कि अभी भारत में कितनी है। भारत की साक्षरता 73% है, जिसमें पुरुष की 80 है और महिलाओं की कितनी है, 64.6 है। नेक्स्ट है इस्माइल, ये 75 क्या है। तो देखिए इस्माइल 75 क्यों नाम रखा गया, तो क्योंकि ये 75 नगर निगमों को में ये योजना चलाई गई है, तो इसलिए इसका नाम 75 ये रखा गया है। ये इस्माइल किससे रिलेटेड है, तो देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये इस्माइल नामक एक क्षेत्रीय योजना लाई गई है। तो इसका नाम, पूरा नाम क्या है, तो इस्माइल का पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवहुड एंड एंटरप्राइज। तो ये क्या है, आजीविका और उद्यम हेतु लाभान्वित व्यक्तियों को सहायता करना है इसमें। तो इसमें कौन कौन से दो उप योजनाएं हैं, एक तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए और दूसरा जो भिखारी हैं तो उनके कल्याण के लिए। ठीक है ना। तो ये योजना कब आई थी, 12 अगस्त 2022 को आई थी। 75 इसलिए नाम रखा गया क्योंकि 75 नगर निगमों में की इसमें पहचान की गई थी। क्लियर है। मंत्रालय मैंने बताई थी, 2 मंत्रालय हैं इसमें। तो अब एक चीज़ और देखें कि सबसे ज़्यादा जो भिक्षा में लगे हुए लोग हैं वो कहाँ पे हैं, वो आपके पश्चिम बंगाल में हैं। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है इसमें। और वहीं पे बात की जाए यहाँ पर नागपुर महाराष्ट्र की, तो इसे भिखारी मुक्त शहर नामक एक यहाँ पे पहल स्टार्ट की गई है। हमें इसे जो है भिखारी मुक्त बनाना है नागपुर महाराष्ट्र को। चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है आपका, एक सेकेंड देखिए, ये जो है ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। ये क्या जो नया अधिनियम आया है ये, तो ये कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा आपका बड़ौदा गुजरात में। 2022 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान बड़ौदा गुजरात को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया है। अब ये देखिए उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वर्ष 2018 में एक डीम्ड विश्वविद्यालय था। ठीक है, अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगा, उसका नाम भी परिवर्तन कर दिया गया। अब नाम रख दिया गया इसका गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो इसका विस्तार कहाँ पर होगा, पूरे भारत में इसका विस्तार होगा, क्षेत्र पूर्ण भारत होगा। तो अभी एक चीज़ और, गति शक्ति विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से प्रायोजित एवं निबंधित है ये। तो नेक्स्ट लास्ट फैक्ट है कि यह परिवहन संबंधित शिक्षा, बहु विषयक अनुसंधान प्रशिक्षण पर केंद्रित भारत का पहला विश्वविद्यालय है। तो देखिए ये आज की क्लास हो गई आपकी कंप्लीट। तो इसमें हमने डिस्कस किया पूरा नेशनल इवेंट्स जो भी चर्चा में रहे थे, राष्ट्रीय मुद्दे जो भी चर्चा में रहे थे। कल की क्लास में हम करेंगे इंटरनेशनल जो भी मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो भी चर्चा में रहे हुए हैं पूरे साल, तो उनको हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है। और कल का आपको चाहिए कि एक दिन बाद चाहिए, आज ही चाहिए, फिर 2 दिन बाद चाहिए, कैसे आपको डाइजेस्ट करना है, कैसे आपको हजम करना है, वो आपको खुद देखना है। तो ये एक बात और बता दूं मैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए हैं, जो भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट ये होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो सभी एग्ज़ाम के लिए हैं। तो आपको भाई इनको अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, यारों को, सबको शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए। आपको देखिए आप बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ में इसको देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम को भी कंटिन्यू ये बनाना पड़ रहा है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ओके, बाय बाय।